क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। रॉ और स्मैकडाउन को जब मैं देखता हूं तो दिमाग में यही आता है भाई, रॉ बिल्कुल अलग ही डायरेक्शन में चलती है हमारी और स्मैकडाउन बिल्कुल अलग ही डायरेक्शन में। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में बात करेंगे आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। और आज का एपिसोड एक प्राइम एग्जांपल है इस बात का कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि जब पीएलई या फिर अगला ही शो तुम्हारा बड़ा है तो उससे पहले का शो बस तुम्हें ऐसे ही निकाल देना, क्योंकि जिस तरीके से आज मंडे नाइट रॉ को बुक किया गया है भाई, कुछ खतरनाक चीजें हुई हैं आज शो के ऊपर काफी ब्यूटीफुल तरीके से। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है लोगन पॉल के साथ। लोगन पॉल रिंग में आते हैं, कहते हैं यार मैं भी तो बस तुम्हारी तरह ही हूं एक्सेप्ट आई एम वे बेटर। जिस तरीके से लोगन पॉल के शब्द रहते हैं ना भाई, वो बिल्कुल यूनिक है। ऐसा लगता है कि जैसे आम भाषा के अंदर हम शब्दों का चुनाव करते हैं ना, बस वैसे ही लोगन पॉल बोलते हैं। सिर्फ वो डब्ल्यूडब्ल्यू का माइक आ जाता है उनके सामने, क्योंकि इतनी रियल फील होती है उनकी बातें। बहुत ज्यादा वो ऐसे नहीं लेके आते कि यार ऐसा वाला वर्ड ड्रॉप कर दूंगा तो कुछ कमाल हो जाएगा। लोगन पॉल कहते हैं लास्ट टाइम जब मैं रिंग में था तो मैं रे मिस्टीरियो के सामने था, मैंने उसको हरा दिया था। अब मैं एलिमिनेशन चेंबर में उतरने वाला हूं और अब उसके बाद मैं रेसलमेनिया में जाऊंगा और इस तरीके से मैं बन जाऊंगा इस कंपनी का फेस। जो गंदा रिएक्शन, जो बूज, जो यू सक के चैंट लोगन पॉल के लिए लग रहे थे, एक्चुअल में वैसे चाहिए तो उनको वही, क्योंकि उनका हील कैरेक्टर है। इतने में ही थीम सॉन्ग प्ले होता है सीएम पंक का। इसके बाद सीएम पंक के लाउड चैंट्स लगते हैं और आके जो सवाल है वो सीधा यही पूछा जाता है सीएम पंक से, भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है। लोगन पॉल कहते हैं तू मेरे से जलता है क्या, और जलने का रीजन भी क्या लोगन पॉल ने दिया। मतलब यार ये बैठ के आराम से सोचते होंगे कि ये बोलूंगा इस बंदे के सामने, क्योंकि दोनों रिलेट कर पाएंगे फिर, क्योंकि दोनों का उस बात से कोई मतलब निकलना चाहिए। कहते हैं कि मैं तो सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू में नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यू के बाहर भी मैंने सक्सीड किया है। तूने डब्ल्यूडब्ल्यू के बाहर क्या किया है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन यूएफसी की वो बात कर रहे थे, क्योंकि यूएफसी में जाके उनका जो विन लॉस का रिकॉर्ड है वो आपको पता ही है। इसके बाद वो कहते हैं, सीएम पंक कहते हैं कि देख मेरे को तेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तेरे से प्रॉब्लम होगी भी क्यों, तू लाउड माउथ किड है, तू जो काम करता है वो सिर्फ अटेंशन को सीख करने के लिए करता है और ये लोग ज्यादा बेटर डिजर्व करते हैं तुझे देखने से। ऐसा सीएम पंक जो है लोगन पॉल की बेइज्जती कर रहे थे। इसके बाद लोगन पॉल कहते हैं देख भाई तू वापस आया था सर्वाइवर सीरीज में, वो डब्ल्यूडब्ल्यू का सबसे बड़ा रिटर्न था, लेकिन तू कैसा आदमी है, तू अपने आप को क्या बड़ा बोल रहा है। तू जब प्रेशर हैंडल करने की बात है तो भाई तू अपना ट्राइसेप तोड़वा के बैठ गया और अब तू रेडी हो जा, तैयार हो जा, क्योंकि मैं फुल टाइमर बन चुका हूं और सिर्फ कुछ समय की ही बात है जब ये सारे लोग मेरे नाम को चैंट कर रहे होंगे। सीएम पंक नहीं, लोगन पॉल, ऐसा करके लोग बोल रहे थे। जब उन्होंने ये बोला ना तो ऐसा करके लोगों ने और सीएम पंक के नाम का चैंट करना शुरू कर दिया और लोगन पॉल को यू सक बोलने के लिए बोल दिया। सीएम पंक कहते हैं हाँ चल ठीक है, एलिमिनेशन चेंबर में तू मेरे सामने आएगा, मैं रॉयल रंबल का बदला भी लूंगा, तुझे एलिमिनेट भी करूंगा, मैं हिस्ट्री बनाऊंगा और तू हिस्ट्री बन के रह जाएगा। सीएम पंक के तो प्रोमो में ऐसे आपको चीजें सुनने को मिलती रहेंगी। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि कोडी रोड्स अपनी सोल बेचेगा या फिर नहीं। लोगन पॉल मैं तुझे बता देना चाहता हूं कि इस बिजनेस के अंदर तू नोबडी है, नहीं तेरा कोई काम नहीं है। मुझे लेजिट पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि सीएम पंक जो लोगन पॉल के लिए बातें बोल रहे हैं वो सही में वैसा ही फील करते हैं, क्योंकि देखो सीएम पंक इस टाइप के जो बंदे ना थोड़े से ओल्ड स्कूल होते हैं और लोगन पॉल बिल्कुल अभी जेनजी के हिसाब से या फिर मॉडर्न एरा के हिसाब से आया है। तो शायद अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं सीएम पंक रिस्पेक्ट तो करते होंगे लोगन पॉल की, लेकिन जो उनकी ट्रू फीलिंग्स है शायद वो इस प्रोमो के अंदर बोल रहे थे। इसके बाद बिल्कुल एक इतना चिंदी सा मूव किया ना लोगन पॉल ने, और मुझे लगता है कि अगर मैं एक डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार होता और हील का कैरेक्टर में होता तो शायद मैं भी यही करने वाला था। बिल्कुल सामने खड़े होते हैं वो सीएम पंक और लोगन पॉल एक दूसरे के और एक हल्का सा थप्पड़ मार के भाग जाते हैं। जैसे हम बचपन में भाई बहन अपने भाई भाई आपस में लड़ते नहीं है कि मार के भाग गया किसी का फिर दूर से जाके चिढ़ा रहा है, बिल्कुल वैसा ही काम लोगन पॉल ने किया। और इसीलिए ये वाला जो कैरेक्टर है लोगन पॉल का मुझे इतना ज़्यादा स्पेशल लगता है। लोगन पॉल के इस कांड के बाद जो सीएम पंक कहते हैं हाँ हाँ भाई भाग जा, तू लॉक होगा मेरे साथ एलिमिनेशन चेंबर में रिंग के अंदर और तब तुझे पता चलेगा कि लोग सीएम पंक नेम का चैंट क्यों करते हैं। भाई प्रोमोज के अंदर जो काम किया जाता है ना आजकल डब्ल्यूडब्ल्यू में वो तो एक्सेप्शनल है। और अगर आप इसे कंपेयर भी करोगे ना पहले के टाइम से तो ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि अब सुपरस्टार्स को पूरी एक स्क्रिप्ट नहीं उनके दिमाग में नहीं चल रहा होता कि अब ये बोलना है अब ये बोलना है, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स होते हैं उनके पास और इसलिए वो अपना जो प्रोमो है इतना बेटर कर पाते हैं। मैं तो इमेजिन ही कर रहा हूँ कि अगर लोगन पॉल विंस मैकमैन के पूरे उस टाइम में होते तो लोगन पॉल किस तरीके से होते, क्योंकि फिर इतनी ज़्यादा उनके पास फ्रीडम होती नहीं और इस बंदे को फ्रीडम बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। इसके बाद शो पर मैच आता है और ये मैच नहीं था, ये तो पूरी आंधी था। लुडविग काइजर वर्सेस पेंटा वर्सेस पीट डन, जिनको जाना ही जाता है अच्छी रेसलिंग के लिए। बहुत सारे तगड़े आपको स्पॉट्स मिलेंगे, सारे स्पॉट्स में ऑब्वियसली कॉल भी नहीं कर सकता यहाँ पे। वो काफ़ी तगड़ा लगा। जो पेंटा ने ऐसा लगा थोड़ा सा अपना सिग्नेचर ही बना दिया कि किसी बंदे के ऊपर चढ़ के
मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर वो जो लगाते हैं वो आज भी उन्होंने लगाया। उसके बाद अपने पेंटा ड्राइवर के लिए वो जाते हैं, लेकिन लुडविग काइजर ने पेंटा को ही बाहर फेंक दिया और अपना फिनिशर लगा के वो ये वाला मैच जीत गए हैं। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि लुडविग काइजर को भी ये बिल्ड कर रहे हैं बिल्कुल इंपीरियम से हटने के बाद। अब तक तो ऐसा लग रहा था कि बस ये अब अलग ही बंदा चल रहा है, गुंथर से अलग हो गए, इसकी तो कहानी खराब हो गई, लेकिन अब थोड़ा सा लग रहा है कि ध्यान देना उनके ऊपर शुरू हो चुका है। इसके बाद शो पर न्यू डे वर्सेस LWO का मैच था। अगर नेटफ्लिक्स वाला आप स्ट्रीम देख रहे थे तो यहाँ पे प्रोमो कट किया था न्यू डे ने, जब वो ऑन एयर हुआ तो उसके बाद बस वो यही बोलते हैं कि भैया सारे लोग हमको थैंक यू बोलो जो हमने कर दिया है। मैच शुरू होता है इनके बीच में, बहुत ज्यादा लंबा इसको मैच रखा नहीं गया था, न्यू डे को यहाँ पे जीतना था, अपने डबल टीम मूव के साथ वो जीत भी जाते हैं। इसके बाद अटैक उनका कंटिन्यू था और ड्रैगन ली आते हैं फिर बचाने के लिए, लेकिन उनको भी पेल दिया गया। तो मुझे लगता नहीं है LWO को कोई सीरियसली लेता है, इंक्लूडिंग ट्रिपल एच। इसके बाद शो पर नेक्स्ट हमको देखते हैं गुंथर की भी पूरी एंट्रेंस नेटफ्लिक्स वाले स्ट्रीम के अंदर ही आपको दिखेगी। यहाँ पे वो पूरी अपनी एंट्रेंस करकुरा के रिंग के बीच में खड़े थे और कहते हैं आज तो बड़े एक्साइटेड हो गए क्योंकि मैं रिंग के बीचों बीच खड़ा हूं और मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। देखो एक मतलब ये ट्रिपल एच का जो बुकिंग पैटर्न है कितना ज्यादा डिफरेंट है यार। वो एक चीज बिल्कुल अलग तरीके की, दूसरी बिल्कुल अलग। कुछ को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा, कुछ को बोला जाएगा भाई ये कितना स्टूपिड मूव कर दिया, तो एक बच्चा भी इसको सही से कर लेता। यहाँ पर रिंग में जब आते हैं तो उसके बाद ना वो पहले सबसे पहले जे ओसो की बात करते हैं। कहते हैं जब जे ओसो ने मुझे रॉयल रंबल जीत के चुना था तो मैं थोड़ा सा गुस्से में था, लेकिन अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है टू एम्बैरस दैट क्लाउन एंड एंड द यीट सर्कस। ये जो एक्सट्रीम वर्ड्स लेके आते हैं ना वो दूसरे की बेइज्जती करने के लिए, ये तो हमेशा से एक सिग्नेचर स्टाइल हो गया गुंथर का। कहते हैं आज मैंने हैंड पिक किया एक ओपोनेंट जो कि मेरे साथ लड़ने वाला है और वो बंदा गेस व्हाट कौन निकल के आता है भाई, बिल्कुल सरप्राइज कर दे यहाँ पे। अकीरा टोजावा वो बंदा था जिसको गुंथर ने आज चुना था अपने साथ मैच के लिए। और बैक स्टेज इससे पहले जब रॉ स्टार्ट ही हो रही थी उस टाइम पे भी गुंथर अल्फा एकेडमी को नाचते हुए देखते तो ऐसे करके वो गए कि क्या पागल लोग हैं ये। तो ये चीज मैं कह रहा हूँ कि वो छोटी सी चीज मतलब क्योंकि आज शो पर मैच करना था तो पहले शो के स्टार्टिंग में ही वो छोटी सी चीज दिखा दी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भाई क्या बढ़िया तरीके से डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं कि अगर तुमको आज शो पर मैच करना तो पहले तुमने वो एंगल दिखा दिया, लेकिन फिर कहीं पर इतनी बड़ी स्टुपिडिटी भी हो जाती है जो आजकल हम देख ही रहे हैं कि क्या से क्या बना देते हैं, पिवट कर देते हैं, ये कर देते हैं। तो ये मेरी थोड़ा समझ के बाहर है कि सेम बंदा अलग अलग स्टोरी में अलग अलग ऐसे कैसे काम कर रहा है, वो हमेशा ही बढ़िया क्यों नहीं हो सकता जब वो बढ़िया कर सकता है। तो इसके बाद वो रिंग के बीच में आते हैं और अकीरा टोजावा निकल के और कहते हैं कि मैं बताता हूं मैंने तुझे क्यों पिक किया। कहते हैं हम दोनों में सिमिलैरिटीज है। भाई गुंथर के मुंह से मैं ये बात सुनूंगा कि अकीरा टोजावा और खुद में वो सिमिलैरिटी ढूंढेंगे, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कहते बहुत सारी नहीं है, कहते तूने भी स्ट्रगल किया मैंने भी किया, अच्छी इन रिंग शेप में हम आए। और उसके बाद फिर वो यही कहता है कि मैं तो देख चैंपियन बन गया और तू यहाँ पर जो गूफी बिहेवियर अपना वही करता रहता है। कहते हैं कि आज तेरे पास वो करने का मौका है जो कि जे उसको कभी भी नहीं कर सकता और वो है अर्न माय रिस्पेक्ट। इसके बाद वो डिसरिस्पेक्ट बुली तरीके से ही कर रहे थे बिल्कुल। अब तो कैरेक्टर भी गुंथर का थोड़ा बुली इन्होंने दिखा दिया है, वो ऐसे धक्का दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, काउंटर वगैरह किए देखो अच्छे खासे और पिनफॉल भी कर दिया था उन्होंने तो गुंथर का। लेकिन हमको पता था इस मैच का फिनिश क्या ही जाने वाला है। लोग सही में इस मैच को लेकर इन्वेस्ट हो गए थे अच्छे तरीके से। अब देखो यार इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। कुछ लोग बोलेंगे अबे यार गुंथर है, वर्ल्ड चैंपियन है, ये तुम क्या कर रहे हो, उस बंदे को तुम अकीरा टोजावा से लड़वा रहे हो। लेकिन देखो हमेशा मुझे लगता नहीं है कि इस तरीके से ही चीजों को देखना होता है। अगर मजा आ रहा है देखने में तो भाई मजा ले लो ना। फिर वही चीज मुझे लगी इस गुंथर और अकीरा टोजावा के मैच में। हालांकि बहुत सारे लोग मुझे पता है इस चीज के ऊपर बैश करने वाले हैं, भाई क्या तुम गुंथर, बट जो भी है मैंने तो देखो इसको पसंद नहीं किया। मैच के एंड में वो अपना पावर बम लगाते हैं लेकिन पिन नहीं करते, कहते और मारूंगा इसे। उसके बाद उठा के फिर धोते हैं, पास आउट ही उन्होंने कर दिया। भाई उनकी टांग भी जो है हवा में चढ़ गई थी जब उन्होंने स्लीपर होल्ड लगाया था। इसके बाद ओटिस आते हैं सेव करने के लिए तो गुंथर वहां से चले जाते हैं, लेकिन फिर ओटिस को उन्होंने पीछे से आके अटैक किया। और वो छोटा सा मूवमेंट भी कुछ सेकंड्स का अच्छा लगा मुझे कि जो ओटिस को ऐसे दिखाते कि भैया ओटिस के अंदर भी जोश आ रहा है, भी गुंथर को मार सकता है। लेकिन मारा तो उन्होंने क्या ही, फिर उनके ऊपर ही पिटाई उनकी हो जाती है। एंड देन जे ओसो का थीम सॉन्ग हिट होता है तो अब गुंथर को लगा अब सही मौका है भागने का। उसके बाद गुंथर वहां से चले जाते हैं। जे ओसो और गुंथर के बीच में आज डब्ल्यूडब्ल्यू ने शो पर इतना नहीं दिखाया और यही मेरा कंसर्न है कि अब ये रेसलमेनिया तक और कितना ही कुछ दिखा सकते हैं इनके बीच में। तो ये देखो जो इन्होंने ट्रिक लगाई वो ये थी कि अकीरा टोजावा वाला इन्होंने सेगमेंट डाल दिया कि एटलीस्ट दोनों को शो पर फीचर भी कर दें और कुछ यूनिक वे में डब्ल्यूडब्ल्यू को कंटेंट दिया जा सके। इसके बाद विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए डेकोटा काय और लायरा वाल्कीरिया का मैच था। बहुत ही छोटा मैच इसको रखा, पूरा डेकोटा काय को लेके आया, लेकिन
कुछ पिन के सीक्वेंसेस अच्छे थे बस यहाँ पे, और एंड में उन्होंने फिर अपना फिनिशर लगा के ये मैच जो है वो जीत लिया। आईवी नाइल ने इसके बाद आके अटैक किया, तो क्लियरली यहाँ से अब जो लायरा वाल्किरी और आईवी नाइल के बीच है वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच की तरफ आगे लीड करेंगे। सैमी ज़ेन भी एक छोटे से सेगमेंट के साथ आते हैं जहां पे उनका इंटरव्यू चल रहा था, और वो बताते हैं कि वो केविन ओवेंस की मदर से मिले थे। कितना केविन ओवेंस की मदर को देख के लग रहा था कि सब कुछ तो पहले जैसा ही है, लेकिन सब कुछ पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो खुद ही कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी कुछ नहीं होने वाली, जो एलिमिनेशन चेंबर मैच में होगा अनसैंक्शन मैच एक रीजन की वजह से है। तो अब मुझे लगता है इनफ हाइप जनरेट हो चुकी है भाई इसकी, अब सीधा एलिमिनेशन चेंबर पे इस मैच की बात करेंगे। मैं तो पहले सेकंड से ही भाई बहुत इन्वेस्टेड रहने वाला हूँ इस मैच में, क्योंकि ऐसे मैच में रेसलिंग देखने में भी और ज़्यादा मज़ा आ जाता है, क्योंकि पता है दोनों के बीच जो पर्सनल कनेक्शन रहा है इतने टाइम से, तो वो आई थिंक अब उसका जो फाइनल एंड प्रोडक्ट है वो हमारे सामने एलिमिनेशन चेंबर मैच में आएगा। इसके बाद शो पर ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का भी मैच था, और ये इस वजह से था क्योंकि डोमिनिक को स्पीयर खाना पड़ गया था। ये मैच के अंदर डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, और डिस्ट्रैक्शन क्या हुई, डिस्क्वालिफिकेशन ही हो गया। कार्लिटो और फिन बैलर ने जो है ब्रॉन ब्रेकर को मार दिया था, उसके बाद मिल के मारने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन क्या भाई ब्रॉन ब्रेकर का स्पीयर लगाते टाइम जो एयर टाइम होता है भाई वो कितना ज़्यादा है। यूजुअली आप सुपरस्टार्स को लास्ट में उसको हिट करते हुए देखो कि ब्रॉन ब्रेकर तो यहीं से उड़ते हुए आ जाता है सीधा, और वैसे उन्होंने कार्लिटो को आज हिट किया। इसके बाद वो मारते बजाते हैं, और फिन बैलर और ब्रॉन ब्रेकर के बीच में एक छोटा सा मूवमेंट देखा हमने, जब दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पंजों के ऊपर और घुटने के ऊपर ऐसे बैठ के लेट के देख रहे होते हैं, और ये देखते ही मेरे दिमाग में एकदम घंटी बज गई भाई, मुझे पता चल गया मुझे रेसलमेनिया में कौन सा मैच चाहिए। ब्रॉन ब्रेकर अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को एजे स्टाइल्स और फिन बैलर के सामने क्यों ना डिफेंड कर ले ट्रिपल थ्रेट मैच में। तो वो जो कंफ्यूजन है कि भाई फिन बैलर के साथ भी मैच हो जाएगा, एजे स्टाइल्स के भी साथ मैच हो जाएगा, उसका सबसे बढ़िया तरीका तो उसको ट्रिपल थ्रेट करने का है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, इसी के साथ बैक स्टेज भी एक सेगमेंट दिखता है, और ये किसका था, ये था लोगन पॉल और एजे स्टाइल्स का। ये भी आपको नेटफ्लिक्स वाली स्ट्रीम के ऊपर ही दिखेगा, और लोगन पॉल यहाँ पे एजे स्टाइल्स से यही बोल रहे हैं कि मुझे तो लगा था कि तू रिटायर हो जाएगा भाई, तू तो वापस आ गया, दम तो तेरे अंदर है, लेकिन वापस भी तू क्या ही होने आया, एम्बैरेस ही होने आया, मैंने तुझे एलिमिनेट कर दिया था, तूने गिव अप नहीं किया भाई, बड़ी बात है, मैं होता तो अब तक गिव अप कर देता। ऐसा लोगन पॉल एजे स्टाइल्स को बोल रहे हैं। तो ये लोगन पॉल और एजे स्टाइल्स के भी यहाँ पे इन्होंने थोड़े से तार जोड़ दिए हैं। ब्रॉन ब्रेकर, फिन बैलर और एजे स्टाइल्स के मैच के भी शायद तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं, और एलिमिनेशन चेंबर में इनका कुछ नहीं हो रहा। तो भाई यहाँ पे तो बहुत बढ़िया मौका है यार ये ट्रिपल थ्रेट मैच बनाने का। लोगन पॉल के लिए कोई दूसरी डायरेक्शन हो सकती है, बट जिस तरीके से उन्होंने बैक स्टेज सेगमेंट दिखा दिया है शायद कुछ मतलब इसका निकल सकता है, और मे बी फिर लोगन पॉल वर्सेस एजे स्टाइल्स ये मैच रेसलमेनिया के लिए होगा। बट मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा कि वो ट्रिपल थ्रेट मैच की तरफ WWE जाए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद शो पर जे ऊसो भी होते हैं बैक स्टेज से, अकीरा टोजावा का हाल चाल वो ले रहे थे पहले, और ऑस्टिन थेरी एंड ग्रेसन वॉलर के साथ एक सेगमेंट था। ग्रेसन वॉलर कहते हैं भाई तू तो कुछ है ही नहीं, तू तो सिर्फ एक मीम ही है, गुंथर देख तुझे कैसे एम्बैरेस करेगा, तुझे कुचल के चले जाएगा वो रेसलमेनिया में, यीट के अलावा तुझे कुछ करने के लिए आता नहीं है। जे उसको कहते हैं मुझे सब लोग डाउट कर रहे थे, फिर मैंने ऐसा किया वैसा किया, वो फिर से यीट करते हैं, और ऐसे उन्होंने ट्रिक कर दिया कि ऑस्टिन थ्योरी भी साथ में यीट करने लगते हैं। जैसे ही ग्रेसन वॉलर ने देखा, कह रहा भाई तू कैसे यीट कर रहा है, तू तो मेरा साथी, ऐसा करके उन्होंने बोला। जे उसो ने इतने में सुपर किक भी लगा दी ग्रेसन वॉलर को। अब ग्रेसन वॉलर ऑस्टिन थ्योरी इनका स्प्लिट कब होने वाला है, मे बी शायद हम सारे लोगों को एक दूसरा जन्म इसके लिए लेना पड़ जाए, उसके बारे में कुछ पता नहीं है, बट ये थोड़ा सा इन्होंने बैक स्टेज से ऐसा दिखा दिया। मे बी शायद ये अगले रो में एक मैच की तरफ भी लीड कर सकता है, क्या पता ऐसे करके कहानी कुछ बना दे। इसके बाद ये वैसे शो का मेन इवेंट है, लेकिन इस वीडियो का हमारी लास्ट चीज नहीं है। लिव मॉर्गन, रकेल रोड्रिगेज वर्सेस नेओमी एंड बियांका बेलेयर टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच। जब इसको मेन इवेंट में डाला है मुझे लगा भाई यार ये मैच क्यों मेन इवेंट में डाल रहे हैं, और आई थिंक अभी भी मैं बोलूंगा कि ये मेन इवेंट में नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि इतनी स्टोरी है नहीं उसके पीछे। लेकिन मंडे नाइट रॉ का डेफिनेटली ये बेस्ट मैच था। इसमें अगर आप लास्ट के क्या मैच के मिड से ही अगर आप पिन करने के सीक्वेंसेस देखोगे, इतने कमाल के हैं वो, इतने कमाल के हैं, बिल्कुल क्राउड अपने पैरों पर खड़ा था मैच में, बिल्कुल उन्होंने इस तरीके से पूरा माहौल बना दिया था। डोमिनिक की डिस्ट्रैक्शन हो रही है, उसका फायदा रकेल रोड्रिगेज उठा रही है, ओब्लिवियन ने उन्होंने लगाया। वो लिव मॉर्गन का वो जो टॉप रोप से कोड ब्रेकर है वो कितना ज़्यादा बढ़िया लगता है हर बारी। बट यहाँ पे शो पर टाइटल चेंज हो चुका है, क्योंकि रकेल रोड्रिगेज ने जो नेओमी है उनका सिर मार दिया रिंग पोस्ट पे, फिर बस पिन ही करना था लिव मॉर्गन को, और ऐसा करके वो नए विमेंस टैग टीम चैंपियंस बन चुके हैं। देखो स्टोरी लाइन के हिसाब से मैच बिल्कुल मेन इवेंट में नहीं होना चाहिए था। जब मुझे पता चला मेन इवेंट में, दिमाग खराब हो गया। वो तो एंड तक मैच ऐसा हो गया कि उसको देख के फिर लगा कि चलो भाई फिर भी ओके ही है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा मेन इवेंट वो चीजें करें जो कि स्टोरी लाइन में पहले से बहुत ज्यादा लोगों को इन्वेस्ट करके रखी हो, ना कि सिर्फ इस वजह से कि इस चीज को भी हमको इंपॉर्टेंट दिखाना है। कई बार मुझे लगता है वो प्रेशर में आके भी कई बार मेन इवेंट ऐसे रखे जाते हैं। बाकी इसके बाद जिस मेन चीज के बारे में बात करने वाले हैं अच्छे से, यहाँ पे तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि शब्दों की सुंदरता अगर आपको किसी प्रोमो में देखनी है तो आपको वो कोडी रोड्स और सेथ
रॉलिंस के सेगमेंट में दिखेगी। सबसे पहले कोडी रोड्स आते हैं और अपने उस डिसीजन के बारे में बात करते हैं। कहते हैं रॉक जो मेरे से चीज़ मांग रहा है, मेरा जो डिसीजन है वो सिर्फ मेरे को ही इफेक्ट नहीं करेगा, वो मेरी फैमिली को, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को, इवन मेरे फादर की जो लेगेसी है, मेरी जो फादर की मेमोरी है, उन सबको इफेक्ट करने वाला है। तो थोड़ा सा वो इसके अराउंड बिल्ड करते हैं। इसके बाद थीम सॉन्ग प्ले होता है सेथ रॉलिंस का, और आज सेथ रॉलिंस रंग बिरंगे जो बन के आए थे, बड़ा कूल सा लगा उनका लुक। वैसे ऐसा लग रहा था कि ऐसे स्पेन में या फिर जर्मनी में कहीं बाहर तो बर्फ पड़ रही है और ऐसा कपड़ा पहन के कोई बंदा बाहर निकलेगा। सेथ रॉलिंस कहते हैं ओ भाई कितने टाइम के बाद हम दोनों रिंग में साथ में आए हैं। सबसे पहले वो कांग्रेचुलेट करते हैं कोडी रोड्स को अपने इस पूरे 1 साल के रन के लिए और कहते हैं अब मैं एलिमिनेशन चेंबर में जीत के तुझे फेस करने के लिए और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये बता व्हाट द हेल आर यू थिंकिंग, तू क्या बात कर रहा है। ये रॉक ने जो तुझे ऑफर दिया तूने उसके मुंह पे चांटा नहीं मारा, ये एक तरीके से मेरे मुंह पे चांटा है। कहते हैं कि मैं तेरे साथ में खड़ा था, हम बिल्कुल वॉर पे गए थे ब्लड लाइन के, रॉक के, रोमन रेंज के, वो तुझे ऑफर कर रहा है, तू वो मेरे जो सारे सेक्रीफाइसेस है उसको भूल चुका है। और ये तो मैंने सोचा भी नहीं, मतलब कोडी रोड्स और रॉक साथ में आ रहे हैं, इसको लेके कभी किसी ने ये तो दिमाग लगाया नहीं कि सेथ रॉलिंस भी तो वो बंदा होगा जिसको सबसे ज्यादा इस चीज से प्रॉब्लम होगी। ये सेथ रॉलिंस हमेशा ऐसी सिचुएशन में कैसे आ जाता है कि उससे ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, और उसका लॉजिक भी बनता है। कहते हैं कि ये जो टाइटल है वो तेरे ऊपर बर्डन बन चुका है क्या इतना बड़ा, मेरे ऊपर तो नहीं था, मेरे पास भी ये टाइटल रह चुका है। इसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं भाई देख इतना जजमेंटल होने की तेरे को कोई जरूरत नहीं है, रॉक ने मेरी सोल लेने की बात करी क्योंकि उसे भी पता है कि तेरी सोल तो ऑलरेडी शायद पहले से ही कॉम्प्रोमाइज्ड है। और ऐसा उन्होंने बोला, अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो सेथ का जो पूरा WWE का करियर रहा है उसमें जिस तरीके से अलग अलग तरीके से उन्होंने काम किया, शायद उस चीज को वो रेफर कर रहे थे। इसके बाद कोडी रोड्स ने कुछ तीखे शब्द बोले, कहते हैं कि तूने मुझे स्लेज हैमर से अटैक किया था पीछे से, तूने शील्ड को पीछे से मारा था, मुझे पता है तू कौन है, तू क्या है, यू वर माई शील्ड एट रेसलमेनिया 40। ऐसा भी कोडी रोड्स बोलते हैं, अपना भाई भी बताते हैं, कहते हैं तूने मुझे हेल्प भी करी, तेरी वजह से फिर मेरे को चैंपियन बनने की मदद मिली, और तू ट्रू MVP था रेसलमेनिया 40 का। आज पहली बार ये WWE की प्रोग्रामिंग में हमको सुनने को मिल गया कि सेथ रॉलिंस को ऐसे बोल रहे हैं कि वो MVP है, क्योंकि एक्चुअल में वो थे भी। ये इंटरनेट की चीजें से ही उठ के फिर WWE की स्टोरी के अंदर भी आ रही हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं देख भाई मैं तुझे जज नहीं कर रहा है यहाँ पे, मैं सिर्फ तुझे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ उन मिस्टेक्स से जो कि मैंने भी अपने WWE करियर में करी, और उस वजह से कैसे मैं नफरत से पूरा भर गया हूं। यहां पे वो रोमन रेंज की भी बात करते हैं, यहां पे वो CM पंक की भी बात करते हैं, उनके लिए जो सेथ रॉलिंस की नफरत है। कहते हैं कि अब ऐसी हरकतें, ऐसा कोई एक्शन मत लेना जिसकी वजह से कोडी रोड्स मैं तुझे नफरत करना शुरू कर दूं। कहते हैं मैं एक ऐसे बंदे को रेसलमेनिया में फेस नहीं करना चाहता जो कि सोललेस शेल हो, ऐसा वो कोडी रोड्स को बोलते हैं। कहते हैं मैं उस कोडी रोड्स को फेस करना चाहता हूं जिसने मुझे रेसलमेनिया में हराया, मैं उस कोडी रोड्स को फेस करना चाहता हूं जिसने अपनी स्टोरी फिनिश करी, मैं उस कोडी रोड्स को फेस करना चाहता हूं जिसने हेल इन अ सेल में अपने टूटे हुए पैक के साथ, अपने फटे हुए पैक के साथ रेसल किया। भाई पूरा माहौल सा बना दिया यहाँ पर सेथ रॉलिंस से, इसलिए मैंने बोला कि शब्दों की सुंदरता आपको इस पूरे प्रोमो में दिखेगी। कहते हैं आई एम नॉट कमिंग फॉर योर सोल, आई एम कमिंग फॉर योर टाइटल। तो ऐसा करके देखो, ना सिर्फ एलिमिनेशन चेंबर के मैच को हाइप कर दिया, बल्कि रॉक का जो प्रपोजल है जो कोडी रोड्स के सामने आने वाला है उसके लिए भी पूरी जो हाइप थी वो उन्होंने जनरेट कर दी। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि गो होम एडिशन अगर बुक करना हो तो भाई ये होता है उसको बुक करने का परफेक्ट तरीका। आज के शो को मैं दूंगा 4.25 स्टार की रेटिंग, एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन मैंने बहुत धांसू शो इन्होंने आज निकाल दिया। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना। स्क्रीन पर आपको क्रिकेट चैनल की वीडियो भी दिख रही होगी, अगर क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो तो उसको जाके भी देख सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।